हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं। स्वागत आप सभी का एक और शानदार से लेक्चर में #NTKB में, दैट इज नीड टू नो बेसिस। और आज हम लोग देखेंगे बेटा कितना रिक्वायर्ड है आपको रिफ्रैक्शन के अंदर। एंड यहाँ पर रिफ्रैक्शन से मेरा मतलब है रिफ्रैक्शन जो बेसिक आपका प्लेन सरफेस पे होता है, जो आपका कर्व्ड सरफेस पे होता है। लेंस के बारे में बात करेंगे, प्रिज्म के बारे में बात करेंगे, तो चार चीजों के बारे में बात करेंगे। इन शॉर्ट आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को छोड़कर बाकी सब कुछ जो है हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के शानदार से लेक्चर की, दैट इज रे ऑप्टिक्स #NTKB। सो बेटा रिफ्रैक्शन होता क्या है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। सो हम जानते हैं कि भाई जब भी लाइट रे मूव करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो इट बेंड्स। सो इट्स द फिनोमेना of bending of light when it moves from one medium to another जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंडिंग होती है, उस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। सो अगर हमारे पास इस तरीके से लेट से ये नॉर्मल है एंड यहाँ पर एक मीडियम 1 है और एक यहाँ पर मीडियम 2 है, सो माइट बी टू पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज कि लेट से अगर इस तरीके से है एंड लाइट रे ऐसे बेंड हो सकती है। हो सकता है कि अगर नॉर्मल ऐसे है इस तरीके से एंड लेट से लाइट रे जो है वो ऐसे आई है तो वो ऐसे बेंड हो सकती है। तो दो केस दिख रहे हैं। बेटा क्या ऐसा जरूरी है कि हर बार लाइट रे बेंड ही हो जब भी मीडियम चेंज हो, तो आंसर इज नो। अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि क्या लाइट ऑलवेज बेंड्स अवे और टुवर्ड्स व्हेन द मीडियम चेंजेस, तो इसका आंसर आपको नो लिखना है। बिकॉज इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, अगर सीधा गिर रहा है, अगर लाइट जो है अलोंग दी नॉर्मल आ रही है, तो बेटा इस केस में कोई भी बेंडिंग नहीं होगी। देयर इज नो बेंडिंग इन दिस केस, भले ही मीडियम चेंज हो रहा हो। सो कीप दिस इन माइंड कि ऑलवेज नहीं होता है। ठीक है, यानी कि नॉर्मल इंसिडेंस को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे केसेस में बेंडिंग होती है, तो ऑलवेज नहीं होती है। ठीक है, नाउ अब दो केस पॉज दिख रहे हैं आपको कि एक बार ऐसे हुआ है कि भाई एक बार नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है और एक बार नॉर्मल से अवे बेंड हुई है। तो यही जो हमारा बेंडिंग का फिनोमेना है ये डिपेंड करता है कि भाई कैसे मूव कर रही है। सो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगी, रेयर से डेंसर जाएगी, तो भाई वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, यानी कि रेयर टू डेंसर। तो कैसे बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। एंड अगर डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो दो केस हो गए। नाउ अब कैसे पता करेंगे कि भाई डेंसर है कौन सा रेयर है। तो बेटा अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि इट्स V1 एंड V2, तो अगर ये रेयर मीडियम है तो बेटा यहाँ पर स्पीड ज्यादा होगी, यानी कि V1 इज ग्रेटर देन V2, जैसे द स्पीड ऑफ लाइट। ऐसे ही अगर ये डेंसर है एंड ये रेयर है एंड यहाँ पे लेट से V1 है और यहाँ पे V2 है, तो हम बोल पाएंगे कि भाई V1 इज लेस देन V2। तो यानी कि जहां पर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वो मीडियम हमारा जो है, जहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वो मीडियम हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा, एंड जहां पर स्पीड ज्यादा होगी वो हमारा ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट is more in rarer medium as compared to denser medium। तो एक तरीका तो ये है कि भाई
आप स्पीड से पता कर लें कि भाई कौन सा रेयर मीडियम है और कौन सा डेंसर मीडियम है, आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए हम लोग बेटा एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, दैट क्वांटिटी इज बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम divided by speed of light in medium. So this is the refractive index of medium, यानी कि म्यू को हम लोग लिख सकते हैं that is c by v। तो ऑब्वियसली जिसका म्यू ज़्यादा होगा उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो ये कैसी क्वांटिटी हुई बेटा? इट्स अ यूनिटलेस, क्योंकि ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, एंड डायमेंशनलेस, कोई डायमेंशन भी नहीं है, देयर इज नो डायमेंशन आल्सो। सेकेंड भाई अगर हम यहाँ पर देखें तो म्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? v के, स्पीड के, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नाउ हम जानते हैं कि जब भी मीडियम चेंज होता है, ऑन चेंजिंग द मीडियम फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, ऑन चेंजिंग द मीडियम, ऑन चेंजिंग द मीडियम, जब मीडियम चेंज होता है तो बेटा फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या रहती है? सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। एंड अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है तो वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। तो इसका मतलब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? लैम्डा के। सो इसका मतलब ये भी अगर म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v है और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, तो इन दोनों बातों को कंबाइन करके आप एक बात बोल सकते हैं, इन दोनों बातों को बोलकर आप एक बात कंबाइन बोल सकते हैं कि दैट इज म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यानी कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लैम्डा वैक्यूम डिवाइडेड बाय लैम्डा मीडियम भी बोल सकते हैं। तो दिस यू कैन ऑल्सो डू, ठीक है। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा, ये और भी बातों पर डिपेंड करता है अपार्ट फ्रॉम स्पीड एंड वेवलेंथ। वेवलेंथ पर डिपेंड कर ही रहा है या स्पीड पर डिपेंड कर रहा है, तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, तो मैं यहाँ पे डिपेंड्स लिख देता हूँ, डिपेंडेंसी किस किस के ऊपर है। सो डिपेंड्स ऑन फर्स्ट कलर ऑफ लाइट। भाई कलर चेंज होगा तो मतलब आप वेवलेंथ चेंज कर रहे हैं और वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब कलर ऑफ लाइट पर भी डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, टेम्परेचर म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना कम क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यानी कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस एंड म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। एंड इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग विबग्योर लिखते हैं, इफ वी राइट द विबग्योर, इफ वी राइट द विबग्योर, तो बेटा इस डायरेक्शन में हमारी लैम्डा इंक्रीज करती है, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव अनदर रिलेटेड टर्म दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है, लेट्स से कि अगर मैंने लिखा म्यू टू 1, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में, यानी कि दिस इज नथिंग बट म्यू 2 बाई म्यू 1, दिस इज नथिंग बट म्यू 2 बाई म्यू 1। एंड वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, तो इसका मतलब ये हो जाएगा v1 बाई v2, एंड वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के, तो ये हो जाएगा लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। तो दीज आर द डिफरेंट वेज बाय विच यू कैन राइट द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि म्यू ग्लास जो है लेट से 3/2 है एंड म्यू वाटर जो है वो लेट से 4/3 है,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, या फिर इसको लिखने का तरीका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, या फिर इसको लिखने का तरीका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इन तीनों का मतलब एक ही है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, एंड इसका मतलब है म्यू ग्लास अपॉन में म्यू वाटर। तो ये हो जाएगा 3/2 अपॉन में 4/3। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा इसका, ये आ जाएगा 9/8। ठीक है, अब एक बहुत छोटा सा नोट बना के लिख लेंगे साइड में कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 हो सकता है और इक्वल टू 1 हो सकता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 हो सकता है, जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ 1 से बराबर या उसके बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं हो सकता है। इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आपकी वैक्यूम की स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, नाउ आपको कुछ डेटा याद करना चाहिए। ठीक है, कुछ डेटा आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली, दैट इज म्यू वैक्यूम is 1, mu air is 1.003। सो कैलकुलेशन के लिए हम सेम ले लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको पता होगा कि आया हुआ था जिसके अंदर आपको केयरफुल ऑब्जर्वर लिख दिया था और वैक्यूम से एयर में चेंज कर दिया था, तो इसलिए आपको वहाँ पर पता होना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं पता है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है और आपको जरूरत पड़ रही है ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो टेक इट एज 3/2 एंड वाटर के लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है लेट्स से 4/3। ठीक है, अगर आपको नहीं दिया हुआ है और आपको जरूरत पड़ जाए तो आपको ये वैल्यूज वहां पे ले लेनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ऑप्टिकल पाथ, व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ? सो ऑप्टिकल पाथ कहता है कि भाई, ऑप्टिकल पाथ कहता है कि अगर लेट से ये कोई लेट से मीडियम है, दिस इज द मीडियम, एंड इसके अंदर स्पीड जो है वो v है, एंड लाइट जो है इसके अंदर x डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो ऑब्वियसली बात है भाई इसको टाइम लगेगा, एंड वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो उसको यहाँ पर जो टाइम लगेगा दैट इज इक्वल टू x/v, दैट इज इक्वल टू x/v। नाउ अब अगर यही लाइट वैक्यूम में पहुंच जाए, तो वैक्यूम में पहुंच जाएगी तो उसको लगेगा c, स्पीड क्या हो जाएगी c। तो इन अ गिवन टाइम, सेम टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम in the same time interval, in the same time interval, in the same time interval in which it is traveling, in which it is traveling x distance, it is traveling x distance in medium। तो भाई कितना हो जाएगा, अगर लेट से इसको हम लोग d बोलते हैं, तो दिस d इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ct के, एंड t बराबर जो है वो किसके बेटा, दैट इज x/v, एंड व्हाट इज c/v, दिस इज म्यू x। तो ये जो हमारे पास आएगा, दिस इज द ऑप्टिकल पाथ, दिस इज द ऑप्टिकल पाथ। एंड व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, optical path difference, optical path difference, that is mu x minus x, so that is mu minus 1 into में x। तो this is the optical path difference। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे ऐसे ही हमारे पास दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी हैं। सो पहला, अगर हमारे पास लेट से इस तरीके से है, लेट से दिस इज द बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडियम्स, एंड लेट से ये हमारे पास नॉर्मल है, एंड
यहां से एक लाइट रे इंसिडेंट हुई है तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द इंसिडेंट रे। एंड लेट्स से कि ये रेयर टू डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी लाइक दिस, एंड इन दिस केस दिस इज द r, that is angle of refraction, angle of refraction, refracted ray एंड नॉर्मल के बीच का एंगल। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ, दो लॉ हैं, पहला कि इंसिडेंट रे, refracted ray and normal all lie in a same plane, all lie in a same plane at the point of incidence, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रहा है उस पॉइंट पर तीनों सेम पॉइंट पर लाई करते हैं। एंड सेकेंड, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट से μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, and this is known as Snell's law. This is known as Snell's law. This is Snell's law. If I और r are small, अगर ये छोटे हुए बेटा तो उस केस में साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके हो जाता है, थीटा। अगर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं तो सो वी कैन राइट μ1 i इज इक्वल टू μ2 r। ठीक है, ये हमारा यूज होता है जब हम लोग स्मॉल एंगल प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं तो उसके डेरिवेशन में इसका यूज करते हैं, दैट इज जब हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं फॉर दी स्नेल्स लॉ फॉर द स्मॉल एंगल। ठीक है, तो वहां पर हमारा जब स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए यूज करते हैं तो ये वाले डेरिवेशन के लिए इसका काम आता है। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे दो हैं, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड नॉर्मल जो है वो एक ही प्लेन में लाई करता है, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। ठीक है, दिस इज द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ पैरेलल स्लैब्स के अंदर अगर हमारे पास अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं तो हम लोग कैसे लगा सकते हैं, तो लेट्स सी कि अगर हमारे पास इस तरीके से बहुत सारी पैरेलल स्लैब्स हैं, ऐसी बहुत सारी पैरेलल स्लैब्स हैं, एंड लेट्स से कि यहाँ से लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद ऐसे बेंड हुई, फिर ऐसे बेंड हुई, फिर ऐसे बेंड हुई, एंड फिर ऐसे बेंड हुई। तो अलग अलग एंगल्स ये बना रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ऐसे एंगल्स बनाई जा रही है अलग अलग। सो ऑब्जर्वेशन इज कि अगर ये μ1 है, ये μ2 है, ये μ3 है, ये μ4 है, ये μ5 है, लेट्स से दिस इज I1, तो बेटा ये हो जाएगा R1। अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तो ये भी R1 हो जाएगा, देन ये हो जाएगा R2, फिर ये भी हो जाएगा R2 पैरेलल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये अगर R3 होगा तो ये भी R3 हो जाएगा, एंड देन इसको हम R4 बोल सकते हैं। ठीक है, सो बेटा यहाँ से हम एक डायरेक्टली लिख सकते हैं, दैट इज μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r1। ये हमारा स्नेल्स लॉ फॉर द फर्स्ट सरफेस। सेकेंड सरफेस के लिए लिखेंगे तो μ2 sin r1 जो है, लेकिन वो किसके बराबर हो जाएगा, सेकेंड सरफेस पे जब लिखेंगे 2 और 3 पर, तो दैट विल बी इक्वल टू μ2 sin r1, दिस विल बी इक्वल टू μ3 sin r2। ऐसे ही बेटा 3 और 4 पे जब लिखेंगे तो μ3 sin r2 इज इक्वल टू μ4 sin r1 sin r3, एंड ऐसे ही μ4 sin r3 दिस इज इक्वल टू μ5 sin r4। तो ये सारे आपस में इक्वल हैं, ये इसके साथ है तो ऑब्वियसली इसके साथ भी हो गया, फिर ये सेम बात है, ये सेम बात है, तो सारे आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, नाउ इफ μ1 इज इक्वल टू μ5, तो बेटा आप डायरेक्टली लिख पाओगे कि दैट इज μ1 sin i इज इक्वल टू μ5 sin r4
एंड अगर μ1 इक्वल टू μ5 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब I बराबर जो है वो किसके हो जाएगा, R4 के। तो यानी कि इंसिडेंट रे एंड फाइनल इमर्जेंट रे आर पैरेलल। ये दोनों आपस में कैसे होंगे बेटा, पैरेलल होंगे, ठीक है। लेकिन कब होगा, जब जिस मीडियम में इंसिडेंट कर रही है और जिस मीडियम में बाहर निकल रही है, अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, यानी कि लेट्स से एयर से एंटर कर रही थी और एयर में ही एग्जिट कर रही है, तो उस केस में इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे होगी वो आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। एंड आपको किसी भी सरफेस का एंगल निकालना है तो आप डायरेक्टली जिसका एंगल पता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लगा सकते हैं। लेट्स से आपको 1 और 4 के बीच में डायरेक्टली लगाना तो लगा सकते हैं, आप 2 और 4 में लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, तो आप डायरेक्टली किसी भी दो सरफेस के बीच में इसको लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटरल शिफ्ट, सो व्हाट इज लेटरल शिफ्ट? सो लेट्स से कि हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, वी हैव अ ग्लास स्लैब लाइक दिस। सो एक ग्लास स्लैब है एंड इस ग्लास स्लैब की कुछ थिकनेस है, लेट्स से थिकनेस इज T एंड लेट्स से यहाँ पर हमारे पास एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है इस सरफेस पे, तो यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। सो लेट्स से दिस इज द नॉर्मल एट दिस सरफेस एंड यहाँ पर हमारे पास एक लाइट रे इंसिडेंट हुई है इस तरीके से, ठीक है। लेट्स से एयर से आई है एंड फिर वो बेंड होगी इस तरीके से, रेयर टू डेंसर, एंड देन अगेन मैंने अभी बोला अगर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट का दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती, तो ऑब्वियस था कि ये जो इंसिडेंट रे है वो बेटा सीधी निकल जाती इस तरीके से, लाइक दिस, ऐसे। लेकिन बीच में स्लैब आ गई तो उसने उसका पाथ क्या कर दिया, थोड़ा सा पैरेलली शिफ्ट कर दिया है, परपेंडिकुलरली शिफ्ट कर दिया इधर की तरफ। तो ये आपके पास यहाँ पर एक चीज बन रही है दिस, एंड दिस इज द लेटरल शिफ्ट, ठीक है। सो मैं अब मार्क कर देता हूँ क्या क्या पता होना चाहिए। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस I होता है, ये R होता है, ये आपका होता है डेविएशन, एंड डेविएशन इस केस में हो जाएगा बेटा कितना, दैट इज I माइनस R, क्योंकि ये हमारा रेयर मीडियम है, दिस इज द रेयर मीडियम, लेट्स से दिस इज 1 एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू, थिकनेस इज T। तो ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस हो जाता है लेटरल शिफ्ट, एंड दिस L इज इक्वल टू T साइन I माइनस R डिवाइडेड बाय cos R, ठीक है। दिस इज द लेटरल शिफ्ट, एंड इफ I एंड R आर स्मॉल, अगर ये छोटे हुए तो L इज इक्वल टू T टाइम्स ऑफ I माइनस R, इस तरीके से आ जाएगा। एंड हम अगर लिखते हैं डेट इज 1 इंटू में साइन I, दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू में साइन R। तो फॉर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन I बराबर जो है वो म्यू R के हो जाएगा, तो यहाँ से आप L को लिख पाएंगे डेट इज T। I को ऐसे रहने देते हैं, इसको R की जगह पे लिख देते हैं I बाई म्यू, तो यहाँ से आपके पास L की वैल्यू आ जाएगी TI 1 माइनस 1 बाई म्यू, ठीक है, अंडर कंडीशन कि अगर आप स्मॉल एंगल ले रहे हैं तो, ठीक है। अदरवाइज जनरल फॉर्मूला इज दिस वन, यहाँ से आप जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसके अंदर आपसे ये भी पूछता है कि भाई द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन द मीडियम इन द स्लैब, तो आपसे बेटा उस टाइम पर ये पूछ रहा होता है, वो AB पूछ रहा होता है,
ठीक है। अगर आपसे ऐसे पूछता है कि भाई कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया स्लैब के अंदर, तो ए बी पूछ रहा है, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द स्लैब, स्लैब के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो वो ए बी पूछ रहा है आपसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ बेटा रियल डेप्थ एंड द एपरेंट डेप्थ। सो लेट्स से कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक बकेट के अंदर रखा हुआ है लेट्स से, एंड यहाँ पर आपने इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एंड आप इसको देख रहे हैं। सो इसकी जो एक्चुअल डेप्थ है वो लेट्स से अगर डी है, तो बेटा इसको ये जो है ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा ऊपर कहीं दिखाई दे रहा होगा लाइक दिस। सो अगर ये O है तो ये इसको O डैश कहीं यहाँ दिखाई दे रहा होगा, एंड ये बन जाएगी इसकी एपरेंट डेप्थ। So there is a relation, that is d apparent, this is equal to d real into में mu observer divided by mu object। इसी फॉर्म में ही याद कीजिएगा बेटा, कभी भी गलती नहीं होगी, क्योंकि कई बार मछली चिड़िया को देख रही होती है या कभी चिड़िया मछली को देख रही होती है, तो आपका डिस्टेंस हमेशा सही आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल तो लेट्स से कि यहाँ पर एक बर्ड है, यहाँ पर एक मछली है, एंड यहाँ पर हमारे पास लेट्स से ये x है और ये y है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो डिस्टेंस ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, यानी कि देख कौन रहा है बेटा, बर्ड देख रही है, तो फिश का डिस्टेंस देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द बर्ड। तो भाई यहाँ से यहाँ तक तो कोई रिफ्रैक्शन होगा नहीं, जब बर्ड से लेके बाउंड्री तक, तो यानी कि x तो एज इट इज रहेगा। चेंजेस कहाँ पर आएंगे, चेंजेस आएंगे इस पानी के अंदर जहाँ पे फिश होगी। सो y हो जाएगी उसकी रियल डेप्थ, ऑब्जर्व कौन कर रहा है, बर्ड, तो μ1 एंड बाई μ2, ऑब्जेक्ट कौन है, फिश, तो बाई μ2। ऐसे अगर आप निकालना चाहते हैं डिस्टेंस ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, फिश के रिस्पेक्ट में बर्ड का डिस्टेंस, तो फिश देख रही है तो y में तो कोई चेंज दिखाई देगा नहीं, तो y एज इट इज रहेगा। x में चेंज दिखाई देगा क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा, तो x ऑब्जर्वर किस कौन है, आपकी बार फिश है, तो μ2 ऊपर आएगा, एंड बर्ड हमारा ऑब्जेक्ट है तो नीचे आएगा μ1। तो इस तरीके से, तो बेटा आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं जिसमें आपका रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का केस लग रहा हो, ठीक है। इसमें एक स्पेशल केस है कि अगर हमारे पास लेट से एक ऐसे बकेट है जिसकी हाइट जो है वो h है, एंड इसके अंदर आपको x हाइट तक कुछ लिक्विड भरना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। सो x कितना होना चाहिए, सच दैट it appears to be half filled, ये आपको हाफ फिल्ड लगे, ठीक है। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि भाई हाफ फिल्ड अगर लगे, तो अगर ये x है बेटा, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, h माइनस एक्स, एंड अगर मैं यहाँ से इसको देख रहा हूँ तो h माइनस एक्स के अंदर तो मुझे कोई रिफ्रैक्शन नहीं लग रहा होगा, तो इसलिए h माइनस एक्स तो एज इट इज दिखाई देगा। लेकिन ये जो x वाला पार्ट है ये मुझे वेरिएबल दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा हमारा रिफ्रैक्शन, तो यानी कि x बाई म्यू, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा दैट इज x प्लस एक्स बाई म्यू। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज म्यू h अपॉन में म्यू प्लस 1। तो इस तरीके से आपको इतनी हाइट का इसके अंदर लिक्विड भरना पड़ेगा, तब जाके आपको ये हाफ फिल्ड अपीयर होगा, दिखाई देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि भाई TIR कुछ होता है। तो लेट्स से कि अगर हम लोग यहाँ पर एक सरफेस है और ये नॉर्मल है, एंड लाइट रे जो है वो किसी एंगल पर जाती है I,
एंड इट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो इन दैट केस बेटा ये लाइट जो है वो वापस आ जाएगी अंडर कंडीशन कि ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये हमारा रेयर मीडियम है, क्योंकि डेंसर टू रेयर जब जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो उस केस में हमारा, और लाइट डेंसर से रेयर जा रही होगी तो उस केस में लाइट जो है बेटा बाउंस बैक करके सेम मीडियम में वापस आ जाती है। ठीक है, सो दो कंडीशन हो जाएंगी। सो कंडीशन ऑफ टी आई आर, कंडीशन ऑफ टी आई आर, पहला लाइट जो है वो कैसे ट्रेवल करनी चाहिए, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम denser to rarer medium, and second angle of incidence should be greater than the critical angle। अगर ऐसा हुआ तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, TIR होगा। and now what is the critical angle at theta c, angle of refraction becomes 90 degree। that means अगर हमारे पास ये डेंसर है, ये रेयर है, एंड लेट्स से लाइट रे यहाँ से ऐसे जाती है एट क्रिटिकल एंगल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है, आफ्टर रिफ्रैक्शन सरफेस पे ग्रेज करते हुए लाइट जाएगी, यानी कि इस तरीके से ऐसे। तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो हम लिख पाएंगे डेट इज म्यू डी साइन थीटा सी, दिस इज इक्वल टू म्यू आर साइन 90। एंड यहाँ से आप लिख पाओगे साइन थीटा सी दिस इज इक्वल टू साइन 90 इज 1, तो ये आ जाएगा म्यू आर बाई म्यू डी। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल जो है दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू आर बाई म्यू डी। तो दिस इज द क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री बन जाता है। लेकिन कब मिलेगा देखने को आपको ये, जब और सिर्फ आपका डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही होगी। रेयर से डेंसर के अंदर कोई भी आपको क्रिटिकल एंगल नहीं मिलेगा, कोई भी TIR नहीं होगा। ठीक है, तो कीप दिस इन माइंड। एप्लीकेशन क्या क्या है बेटा इसके TIR के, पहला हमारा ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड की जो चमक होती है वो हमारे TIR की वजह से होती है। ठीक है, क्योंकि भाई होता क्या है कि हमारा डायमंड जो है उसके अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है न्यू डायमंड, वो सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 2.42। तो उसके लिए जो क्रिटिकल एंगल हो जाता है वो हो जाता है बेटा साइन इनवर्स ऑफ 1/2.42 एंड विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 24.4 डिग्री। ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी स्मॉल एंगल, तो बहुत छोटा एंगल होता है। तो लाइट एक बार एंटर करती है तो बाहर ही नहीं आ पाती है, तो वो चमकता रहता है इसलिए, है ना। तो दिस इज द रीजन ऑफ दिस ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। देन वी हैव मिराज फॉर्मेशन इन डेजर्ट, मिराज फॉर्मेशन इन डेजर्ट, डेजर्ट के अंदर मिराज फॉर्मेशन, ये भी हमारा से कई खेल है। क्योंकि भाई होता है क्या है कि आपके पास लेट से कोई यहाँ पे ऐसा कोई पेड़ पौधा या ऊंट कुछ भी मान लो आप, और आप यहाँ से ऐसे देख रहे हैं, तो भाई नीचे से ऊपर जो है एक्चुअल में टेम्परेचर जो है वो घटता जाता है ना। तो ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो लाइट रे जो है ऊपर से नीचे आती रहेगी तो डेंसर टू रेयर मीडियम में आएगी, एंड जब आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी, एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये टकराने के बाद इसकी आंखों में चली जाएगी और इसको ऐसा लगेगा कि लाइट रे जो है वो कहीं नीचे से आ रही है, इस तरीके से। ठीक है, तो दिस इज द मिराज फॉर्मेशन डेजर्ट। तो इसका रीजन क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और नीचे जो हमारा डेजर्ट होता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, और ऊपर हवा में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो लाइट रे जो है ऊपर से नीचे जब आती है तो डेंसर टू रेयर ट्रैवल कर रही होती है, एंड आई जो है वो क्रिटिकल एंगल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट जो है वो आंखों में वापस चली जाती है। तो उसको ऐसा लगता है, लेकिन हम तो ये जानते हैं ना कि भाई लाइट हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो उसको लगेगा कि लाइट जो है नीचे से आ रही है, तो उसको एक नीचे की तरफ इमेज दिखाई देगी। ठीक है, तो ये दो हो गए। तीसरा होता है बेटा हमारा ऑप्टिकल फाइबर।
ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर भी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स TIR के ऊपर ही काम करता है। एंड दिस इज समहाउ लाइक दिस, कुछ कुछ ऐसा सा अगर हम बनाने की कोशिश करें इस तरीके से, तो अंदर वाला जो रीजन होता है बेटा ये होता है हमारा कोर और ये होता है क्लैडिंग। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर जो है वो ज़्यादा होता है किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। इसीलिए कनेक्शन लूज नहीं होता है, मतलब सिग्नल लॉस नहीं होता है, बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि सिग्नल जो है वो हमेशा अंदर ही रह जाता है। तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर जो है वो ज़्यादा बनाया जाता है किसका, क्लैडिंग से। एंड यही रीज़न है हमारे ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ करने का, क्योंकि इसके अंदर लॉस जो है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है, लॉस जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। फॉर TIR और फॉर कंडीशन जो है फॉर TIR यहाँ पर जो बनती है कि भाई सिग्नल लॉस ही ना हो, I शुड बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि अगर हम यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करते हैं, दिस इज द I, एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ1 लिखता हूँ एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 लिखता हूँ, तो I शुड बी लेस देन साइन इनवर्स अंडर रूट μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर। इस कंडीशन में हमेशा TIR होगा, इस कंडीशन में हमेशा TIR होगा, यानी कि I लेस देन साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। इस कंडीशन में हमेशा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, हाँ क्या होगा, TIR होगा, सॉरी, ठीक है। ये ऑप्टिकल फाइबर मैंने डिस्कस कर लिया बेटा। नाउ वी हैव द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का मतलब है कि अगर लेट से किसी सरफेस के अंदर ऐसे बॉटम पे आपको एक सोर्स रख देते हैं एंड जब बाहर से देखेंगे तो एक सर्कल, एक कोन बन जाएगा इस तरीके का, जहाँ तक आप लाइट देख पा रहे होंगे। एंड इसके बियॉन्ड जो होगा अगर लाइट नहीं दिख पा रही होगी, क्योंकि इसके बाद क्या हो जा रहा होगा, इसके बाद आपका बेटा TIR हो जा रहा होगा, एंड जिसकी वजह से लाइट बाहर नहीं आ पा रही होगी, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ यहीं तक ही आप इसको क्या कर रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। सो लेट से कि अगर इसका रेडियस ये R है एंड सोर्स जो है वो हमारा H डेप्थ नीचे है, बाहर हमारे पास एयर है, ठीक है, तो रेडियस जो है दैट इज इक्वल टू H अपॉन में अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। एंड अगर आपसे पूछता है कि भाई इसका एरिया कितना होगा जो बाहर दिख रहा होगा, तो एरिया हो जाएगा बेटा, एरिया इज इक्वल टू डेट इज पाई H स्क्वायर अपॉन में म्यू स्क्वायर माइनस 1, डेट इज पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका एरिया हो जाएगा। बहुत डायरेक्ट सवाल आएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, प्रिज्म। तो प्रिज्म के बारे में हम छोटी छोटी बातें जानते ही हैं, तो फटाफट से देख लेते हैं व्हाट इज प्रिज्म। सो प्रिज्म इज लाइक कि इस तरीके का एक ऐसा सा होता है जो काम आता है दो चीज़ों के। तो प्रिज्म हमारा यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर टू थिंग्स, यूज्ड फॉर डिस्पर्जन एंड डेविएशन। दो काम है हमारे पास किससे, प्रिज्म से, एक है डिस्पर्जन और एक है डेविएशन, ठीक है। हम प्रिज्म से दो काम करना चाहते हैं। नाउ अगर लाइट रे इस सरफेस पे इंसिडेंट हुई है, ऐसे अंदर गई एंड फिर यहाँ से ऐसे बाहर निकली है, तो ये वाला जो फेस हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इंसिडेंट फेस, ये हो जाएगा इंसिडेंट फेस, एंड ये वाला हो जाएगा हमारा इमर्जेंट फेस। एंड इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। सो अगर ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड ये हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस ई, तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं, तो टोटल डेविएशन जो होगा इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं,
and this is equal to I plus E minus A. तो this is the deviation, सबसे important formula है, that is deviation. Second relation is कि अगर हमारे पास let's say इसकी बात करते हैं तो बेटा ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2, तो there is a relation that is A is equal to R1 plus R2, ठीक है, दिस इज द रिलेशन. तो ये दो बेसिक फॉर्मूले हैं जिससे आप सारे सवाल को सॉल्व करेंगे, डेट इज डेविएशन निकालने का एंड ए रिलेशन का, डेट इज ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2. नाउ अब प्रिज्म के अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं, डेट इज मिनिमम डेविएशन, मैक्सिमम डेविएशन, कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस, स्मॉल एंगल प्रिज्म. तो अलग अलग केसेस हैं प्रिज्म के अंदर जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है. सो सबसे पहला हमारे पास आता है दैट इज केस ऑफ मिनिमम डेविएशन. सो केस 1 मिनिमम डेविएशन, तो भाई ये ध्यान रखेंगे आप कि मिनिमम डेविएशन के केस क्या क्या होते हैं. मिनिमम डेविएशन तो फर्स्ट इज कि I इज इक्वल टू E हो जाता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज. सेकेंड A इज इक्वल टू R1 इक्वल टू R2 और ये हो जाएगा A/2 के बराबर. R1 इक्वल टू R2 हो जाता है और किसके बराबर, A/2 के, ठीक है. एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो जाता है किसके, एंगल ऑफ इमरजेंस के. दिस इज द कंडीशन एंड इसको अब यूज करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आता है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म दैट इज A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन A/2, जहां पे मिनिमम डेविएशन जो हो जाता है दिस इज इक्वल टू 2y माइनस A, ठीक है. मिनिमम डेविएशन इज 2y माइनस A. क्लियर है भाई. तो कंडीशन क्या है, सो कंडीशन इज कि I इज इक्वल टू E एंड R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू A/2. एक और कंडीशन है कि अगर हमारे पास आइसोसेलेस प्रिज्म हो, कैसा प्रिज्म हो, आइसोसेलेस प्रिज्म हो, आइसोसेलेस प्रिज्म हो, तो बेटा इस केस में होता क्या है कि ये वाली जो लाइट रे जो अंदर होती है, बेस के अंदर होती है, तो लेट्स से अगर इसको A बोलता हूँ, इसको B बोलता हूँ एंड इसको C और इसको D, तो AB जो है वो पैरेलल हो जाता है किसके, CD के. AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है. सारी कहानी किसके अंदर है, मिनिमम डेविएशन के अंदर है, ठीक है. तो ये चार केस आपको पता होना चाहिए मिनिमम डेविएशन के अंदर, बस इससे ज्यादा आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि क्या होता है. देन केस 2 इज आपका मैक्सिमम डेविएशन. मैक्सिमम डेविएशन, डेविएशन जो है वो फंक्शन सिर्फ और सिर्फ किसका है, I का. डेविएशन इज फंक्शन ऑफ ओनली I. तो डेल्टा मैक्स तब होगा जब हमारा I मैक्सिमम होगा एंड I मैक्सिमम जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, सिर्फ दैट इज ग्रेजिंग इंसिडेंस के बराबर, यानी कि 90 डिग्री के बराबर. तो मैक्सिमम डेविएशन जो हो सकता है दैट इज इक्वल टू 90 प्लस E माइनस A, ठीक है. दिस इज द मैक्सिमम डेविएशन. एंड अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं बेटा, इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं डेल्टा का और I का, तो ये ग्राफ जो है वो कुछ कुछ ऐसा सा बनता है इस तरीके से. तो बेटा यहाँ पे जो ग्राफ है ये अपना डेट इज डेविएशन और I का जो ग्राफ है, इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर हमारा मिनिमम डेविएशन है एंड इस कंडीशन में हमारा I और E जो है बराबर होते हैं. एंड अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं फॉर अ गिवन डेविएशन, सो फॉर अ गिवन डेविएशन अगर लेट से ये I1 है, ये I2 है, तो बेटा जब अगर हम लोग इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे तो ये हमारा, ये I2 जो है ये हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस का काम करेगा, और जब I2 को एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे तो ये जो I1 है ये हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस का काम करेगा, यानी कि दे इंटरसेक्ट, दे इंटरचेंज, है ना, एक दूसरे को. क्लियर है. तो दो केस देख चुके हैं, मिनिमम डेविएशन, मैक्सिमम डेविएशन.
Then we have condition of emergence and no emergence, always emergence and no emergence. तो इसके लिए हमने एक छोटा सा एक लाइक टेबल टाइप से बना लेते हैं। टेबल तो क्या है, एक नंबर लाइन बना लेते हैं कि अगर यहाँ पर थीटा सी है और यहाँ पर 2 थीटा सी है, सो अगर आपका एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो ग्रेटर देन 2 थीटा सी हुआ, तो इस केस में बेटा नो इमरजेंस। नो इमरजेंस का मतलब है कि लाइट जो है वो हमेशा ही क्या करेगी, वो आपका TIR करके वापस आ जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी। और अगर आपका एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो क्रिटिकल एंगल से कम हुआ, तो इस केस में ऑलवेज इमरजेंस होगा, यानी कि लाइट हमेशा ही बाहर निकलेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ स्पेसिफिक केस है बेटा प्रिज्म के, जिसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा जो प्रिज्म में पता होना चाहिए वो है हमारा डेट इज केस 4, डेट इज थिन प्रिज्म, केस ऑफ थिन प्रिज्म। तो थिन प्रिज्म का केस भी आपको पता होना चाहिए। सो थिन प्रिज्म का मतलब है कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो लेस देन 10 डिग्री हो जाएगा, एंड डेविएशन जो है यहाँ पर बेटा हो जाता है, दैट इज डेविएशन, दिस इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू में ए, दिस इज द डेविएशन। सो जिसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका डेविएशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर आप सोच के देखेंगे, लेट से अगर हमारे पास ऐसे विबग्योर है, तो बेटा इन द डायरेक्शन ऑफ दिस लैम्डा बढ़ता है, इस डायरेक्शन में आपका म्यू बढ़ता है, एंड जिसका ज़्यादा म्यू होगा उसको डेविएशन ज़्यादा होगा, यानी कि वॉयलेट का डेविएशन जो है ज़्यादा होगा किससे, रेड से। ठीक है, एंड यही कारण है हमारा डिस्पर्जन का। ठीक है, यही कारण है हमारे डिस्पर्जन का कि जब प्रिज्म से लाइट बाहर निकलती है तो क्या करती है, डिस्पर्स करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव बेटा डिफरेंट केस लाइक दिस, कि हमारे पास यहाँ पर एक सेकेंड इसको हटा देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास है नेक्स्ट डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन का मतलब है कि जब व्हाइट लाइट को एंटर कराते हैं, जब व्हाइट लाइट एंटर करती है प्रिज्म के अंदर, तो बेटा अलग अलग कलर का अलग अलग डेविएशन होता है ड्यू टू दी डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड जिसकी वजह से हमारे पास इस तरीके से कलर्स मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा डेविएशन जो होता है वो वॉयलेट का होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। सो लेट से कि हमारे पास जो ओरिजिनल पाथ है, दिस इज द ओरिजिनल पाथ। अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पास ओरिजिनल पाथ है, दिस इज द डेविएशन फॉर द रेड कलर एंड दिस इज द डेविएशन फॉर द वॉयलेट कलर। सबसे ज्यादा डेविएशन वॉयलेट का है, फिर उसके सबसे कम किसका है, रेड का है। एंड ड्यू टू दिस डिफरेंट डेविएशन, जो कंस्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं व्हाइट लाइट के, वो क्या कर जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं, डिस्पर्स कर जाते हैं, इसी को कहते हैं डिस्पर्जन, यानी स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कांस्टेंट कलर, इसको कहते हैं डिस्पर्जन। नेक्स्ट वी हैव इज एंगुलर डिस्पर्जन। तो बेटा एंगुलर डिस्पर्जन इज बेसिकली कि भाई हमारे पास अलग अलग डेविएशन कलर हुआ है, अलग अलग कलर का डेविएशन हुआ है, तो उनका मैक्सिमम डेविएशन किसका हुआ, वॉयलेट का, मिनिमम किसका हुआ, रेड का। तो इनके बीच में जो आ जाएगा दैट इज दी, इनका जो डिफरेंस हो जाएगा दैट इज द एंगुलर डिस्पर्जन। तो इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्जन, दिस इज एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक है, तो एंगुलर डिस्पर्जन इज डिफरेंस बिटवीन दी डेविएशन ऑफ द वॉयलेट एंड द रेड कलर। तो ये हमारे पास है बेटा डेविएशन, डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर, वॉयलेट लाइट, एंड दिस इज द डेविएशन ऑफ रेड, डेविएशन ऑफ रेड। ठीक है, अगर हम लोग डेविएशन की बात करते हैं वॉयलेट के लिए, तो दिस इज म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, एंड ऐसे ही रेड के लिए हो जाएगा दैट इज म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। तो इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दैट इज म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू में ए। ठीक है, दिस इज द एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज द मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन हो जाएगा कि भाई मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है, उन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, दिस इज अ मीन डेविएशन। सो ये आ जाएगा अपने पास दैट इज म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 माइनस 1 इंटू में ए, एंड
ये हमारे पास ये हो जाएगा डेट इज म्यू मीन, डेट इज म्यू येलो -1। तो हमारा जो मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो येलो के बराबर आता है, दैट इज म्यू वाई जो है दिस इज इक्वल टू म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2। ठीक है, और इसी को ही हम लोग कहते हैं म्यू मीन। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है अलग अलग कलर के हिसाब से, तो आपको इसका मतलब है कि आपको मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। ठीक है, यू आर गिवन विद द मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर होता है बेटा आपका कि आपका जो एंगुलर डिस्पर्जन है पर यूनिट मीन डेविएशन। तो डिस्पर्सिव पावर यहां से हम लोग लिख पाएंगे दिस विल बी इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन में म्यू वाई -1, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन में म्यू वाई -1। यानी कि आप इसको ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाई 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव दिस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। तो बेटा हम लोग दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन भी देखते हैं कि लेट से एक प्रिज्म ऐसे लगाया है एंड लेट से दूसरा प्रिज्म जो है वो ऐसे लगाया है। एक हमारे पास होता है क्राउन प्रिज्म और एक हमारे पास होता है फ्लिंट ग्लास प्रिज्म, फ्लिंट और क्राउन प्रिज्म। ठीक है, तो क्राउन ग्लास वाला जो होता है दिस इज द क्राउन ग्लास प्रिज्म। तो इसका मतलब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, कम होता है, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फ्लिंट ग्लास का मतलब होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा होता है ना, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो भाई अब लाइट रे लेट से अगर एंटर करती है किस तरीके से, इसमें लेट से पहले वाले प्रिज्म में एंटर करती है। सो पहले वाले प्रिज्म में एंटर करेगी, फिर डेविएट होगी, फिर इसकी वजह से वापस डेविएट होगी और वापस ऐसे निकल जाएगी, है ना, इस तरीके से। तो अगेन दो कंडीशन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। फर्स्ट इज टोटल डेविएशन एंड सेकंड इज एंगुलर डिस्पर्जन। टोटल डिस्पर्जन कितना होगा, तो ये आ जाएगा म्यू वाई -1 इंटू ए प्लस म्यू वाई डैश -1 इंटू में ए डैश। सो लेट से इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर म्यू वी, म्यू आर, म्यू वाई एंड एंगुलर प्रिज्म इज ए। एंड इसके लिए जो एंगुलर प्रिज्म है दैट इज ए डैश, यानी डैश वाले सारे इसके लिए मान लेते हैं। तो दैट इज म्यू वी डैश, म्यू आर डैश, म्यू वाई डैश। ठीक है, इस तरीके से। एंड हम लोग बात करते हैं अगर एंगुलर डिस्पर्जन की, तो दिस विल बी इक्वल टू दैट इज म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू में ए। ये हमारे क्राउन की वजह से हो जाएगा एंड फ्लिंट की वजह से हो जाएगा म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू में ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डेविएशन एंड डिस्पर्जन। अब इसमें दो कंडीशन हो जाएंगी। फर्स्ट इज केस 1 दैट इज dispersion without deviation, dispersion without deviation। ठीक है, एंड डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन का मतलब है कि डेविएशन नहीं हो रहा है, सिर्फ डिस्पर्जन हो रहा है। एंड डेविएशन अगर जीरो कर देते हैं तो टोटल डेविएशन इज जीरो। एंड टोटल डेविएशन जीरो होने का मतलब है कि म्यू वाई -1 इंटू ए दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू वाई डैश -1 इंटू में ए डैश। यहाँ से आपको ए डैश निकालने के लिए जनरली आता है कि भाई ए डैश कितना होगा, एक आपको एंगल दे देता है, दूसरा आपको एंगल निकालने के लिए बोलता है। एंड सिमिलरली दूसरी कंडीशन हो सकती है डेट इज डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। डेविएशन हो रहा है लेकिन डिस्पर्जन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डिस्पर्जन विल बी जीरो। तो दैट मीन्स यहाँ से आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू में ए डैश। बेटा नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको उल्टा लगाना पड़ेगा, रिवर्स लगाना पड़ेगा, तभी जाके उसका
डिस्पर्जन जीरो हो पाएगा या फिर डेविएशन जीरो हो पाएगा। अदरवाइज आप सेम सेंस में लगा दोगे तो भाई उसका डेविएशन और बढ़ा देगा और डिस्पर्जन और बढ़ा देगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। रिफ्रैक्शन एट दिस स्फेरिकल सरफेस की स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन क्या होगा। तो स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन का मतलब है कि भाई हमारे पास दो तरह के स्फेरिकल सरफेस हो सकते हैं। एक हमारे पास ऐसा हो सकता है, एंड लेट्स से कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ऐसे जा रहा है इसके लिए, तो ये कैसा सरफेस हो जाएगा, दिस इज द कॉन्वेक्स कॉन्केव, दिस इज द कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एंड ऐसा ही हमारे पास इस तरीके से हो सकता है। सो लेट्स से ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, लाइट ऐसे जा रही है, तो ये इसके लिए कैसा हो जाएगा बेटा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, इट इज कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो दो तरीके से हमारे पास हो सकता है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, ठीक है। नाउ अगर मैं इसमें ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करता हूं तो ये आता है डेट इज म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, दिस इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। अब म्यू वन क्या है, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फ्रॉम वेयर लाइट इज कमिंग, और ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। म्यू टू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम in which light travels after refraction। रिफ्रैक्शन के बाद जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी वो हो जाएगा म्यू टू। देन आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसका साइन की बात करते हैं। अगर लेट से क्या लाइट अगर ऐसे ट्रेवल जा रही है, लाइट अगर ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो इसका अगर हम लोग एक सर्कल बनाते हैं इस तरीके से, तो अगर हम लोग इसका सर्कल बनाते हैं इस तरीके से, तो बेटा इसका सेंटर कहीं यहाँ पर होगा, यानी कि इसके लिए जो आर होगा वो इधर की तरफ होगा लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस केस में जो आर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, आर इज नेगेटिव। लेट से अगर लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, एंड अगर मैं इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करता हूँ तो बेटा वो भी इधर की तरफ ही कहीं बनेगा, यानी कि ये भी आर सेम डायरेक्शन में हो गया, तो सेम डायरेक्शन में हो जाएगा तो आर यहाँ पे कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा कुछ ऑब्वियस नहीं है, हमेशा डिपेंडिंग ऑन द कि लाइट किधर से किधर जा रही है इस बात पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव बेटा केस ऑफ लेंस। सो लेंस अब क्या है, व्हाट इज लेंस। सो लेंस इज नथिंग बट refracting medium bounded by two surfaces, जो दो सरफेस से बाउंडेड है, out of which one must be curved। एक उसमें से कर्व होना बहुत जरूरी है, ठीक है, अदरवाइज वो लेंस नहीं कहलाएगा। नाउ कुछ तरह के लेंस हमारे पास होते हैं। लेट्स से कि एक लेंस ऐसा है, दूसरा लेंस हमारे पास कुछ ऐसा सा है, एक लेंस हमारे पास इस तरीके का है। तो ये हमारे हैं कन्वर्जिंग लेंस। बाहर हमारे पास रेयरर सराउंडिंग है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, और इसको बाई कॉन्वेक्स भी कहते हैं, ठीक है, बाई कॉन्वेक्स लेंस। ये हो जाता है हमारा बेटा प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, एंड ये हमारा हो जाएगा कॉन्केवो कॉन्वेक्स, ठीक है, इस तरीके से। सो ऐसे ही तो हमारे पास होता है बेटा डाइवर्जिंग लेंसेज होते हैं। डाइवर्जिंग लेंस जैसे कि
इस तरीके से, जैसे कि इस तरीके से, या फिर इस तरीके से। सो ये हमारे पास हो जाता है बेटा बाई कॉनकेव और जस्ट कॉनकेव लेंस। ये हमारे पास हो जाता है प्लानो कॉनकेव एंड ये हमारे पास हो जाता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। क्लियर है? अब ये सारी बातें जो है किसके रिस्पेक्ट में है कि जब सराउंडिंग हमारी कैसी है, रेयर सराउंडिंग है। ठीक है, ये सारी बातें तब तक वैलिड हैं जब तक हमारे पास क्या है, रेयर सराउंडिंग है। जैसे ही सराउंडिंग चेंज हो जाएगी, इनका नेचर जो है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी सराउंडिंग अगर डेंसर हो जाएगी तो कन्वर्जिंग वाला डाइवर्जिंग बन जाएगा, डाइवर्जिंग वाला कन्वर्जिंग बन जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नोट यही है बेटा इसके अंदर कि भाई फर्स्ट थिंग इज कि विद रिस्पेक्ट टू रेयर सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू रेयर सराउंडिंग, पहली बात, अगर सराउंडिंग रेयर है तो सरफेस विद हायर और ग्रेटर surface with greater radius of curvature is written first while naming the lens। जब लेंस का नाम लिख रहे होते हैं तो उसके इसमें वो पहले नाम आएगा उसका जिसका हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है। अगर हम लोग बेटा ऐसी कहीं लेट से पानी है और हमारे पास यहाँ पे एयर बबल है, दिस इज द एयर बबल, तो एयर बबल के लिए जो बाहर की सराउंडिंग है वो कैसी हो जाएगी बेटा, वो हमारी डेंसर हो जाएगी। लेट से दिस इज वाटर। तो एयर बबल अगर पानी के अंदर है तो बेटा वो कैसा काम करेगा, इट विल बिहेव लाइक ए, इट विल बिहेव लाइक ए डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, सो एयर बबल बिहेव्स लाइक डाइवर्जिंग लेंस इन वाटर। सो पानी के अंदर एयर बबल जो है वो कैसा काम करेगा, डाइवर्जिंग लेंस का काम करेगा। ठीक है, चलिए इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस, लेंस की इमेज फॉर्मेशन क्या होती है। सो ये बिल्कुल वैसी सी ही है जैसी हमारे पास उसके लिए थी। तो इसके लिए हम फटाफट से एक टेबल सा बना लेंगे। ठीक है, ज़्यादा समय हमारे पास है नहीं तो हम फटाफट से एक टेबल जैसी सी बना लेंगे। ठीक है, टेबल बना लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगी, पहला कॉलम बन जाएगा पोजीशन का ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरा कॉलम बन जाएगा पोजीशन ऑफ द इमेज एंड तीसरा बन जाएगा नेचर। सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज एंड थर्ड इज नेचर ऑफ इमेज। तो यही सारी बातें इंपॉर्टेंट है बस अपने लिए। तो 3 पोजीशन, 4 पोजीशन एंड ऐसे ही 5 और 6। ठीक है, टेबल बहुत ही खराब बना है बट लेकिन हम समझ जाएंगे क्या हो रहा है। सो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फर्स्ट की एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी स्टार्ट करते हैं तो इमेज क्या बनेगी बेटा, फोकस पर बनेगी, एट फोकस। कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश, बहुत छोटी बनेगी एकदम, है ना। देन बियॉन्ड टू एफ, अगर बियॉन्ड टू एफ है तो बिटवीन एफ एंड टू एफ बनेगी एंड कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश। एंड जब एट टू एफ होगी तो एट टू एफ ही बनेगी एंड कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। देन बिटवीन
एफ एन टू एफ, तो उस केस में बियॉन्ड टू एफ बनेगी, एंड रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, और इन लार्ज लिख सकते हो। देन एट एफ, अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर पहुंच जाए तो उसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगी, एंड ये हो जाएगा रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी बनेगी। एंड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, तो कहाँ बनती है भाई, ये बनती है सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड बनती है। एंड कैसे हो जाएगी अब ये, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। एंड दिस इज ऑल अबाउट फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सो कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऐसा होता है। कॉनकेव लेंस के लिए कैसा होगा, कॉनकेव लेंस के लिए दो ही केस होंगे, जस्ट लाइक द कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉनकेव मिरर, पहला ऑब्जेक्ट हमारा अगर लेट से इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज जो है एट फोकस वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश, बहुत छोटी बनेगी। एंड सेम इधर की तरफ अगर ऑब्जेक्ट हमारा लेट से इन्फिनिटी को छोड़कर एनीवेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटी, तो उस केस में जो इमेज बनती है वो बनेगी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, एंड कैसी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस फार्मूला एंड लेंस मेकर फार्मूला, कुछ कुछ फार्मूले हैं। तो दैट इज 1 अपॉन एफ, दिस इज इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन में म्यू मीडियम माइनस 1 इनटू में 1 by r1 minus 1 by r2. This is the lens maker's formula. This is the lens maker formula. जहां पर f हो जाएगी फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, म्यू एल हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, मटेरियल, लेंस का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू मीडियम हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, जिस भी मीडियम के अंदर हमारा लेंस रखा हुआ है। R1 R2 हो जाएंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एंड ऑल्सो लेंस फार्मूला दैट इज ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस फार्मूला दैट इज 1 by v minus 1 by u, दिस इज इक्वल टू 1 by f. दिस इज द ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस फार्मूला और लेंस फार्मूला, जस्ट लाइक द मिरर फार्मूला, जहां पर u एंड v क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Then we have magnification of the lens, magnification by lens. So transverse magnification, this is given by v by u, and this is equal to height of image upon my height of object. So this is v by u, that is height of image upon my height of object. Okay. Now अब इसके अंदर कुछ हमारे पास स्पेसिफिक केसेस है, ठीक है, विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, कि जो हमें थोड़ा सा सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जिसमें सबसे पहला है केस हमारे पास है केस 1। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दोनों रेडियस सेम हो जाए, यानी कि R1 और R2 दोनों R हो जाते हैं, तो इन दैट केस इसकी जो फोकल लेंथ होती है दिस इज इक्वल टू R अपॉन में ट्वाइस म्यू माइनस 1, ये पहला।
दूसरा, अगर हमारे पास ऐसा ही अगर ये बाई कॉन्केव होता इस तरीके से, यानी कि ये भी आर और ये भी आर, तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क पड़ता है, यानी कि माइनस आर अपॉन में ट्वाइस म्यू माइनस वन। ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास लेट से प्लानो कॉन्केव या प्लानो कॉन्वेक्स होता, अगर ये हमारे पास है जैसे प्लानो कॉन्वेक्स एंड दिस द फोकल लेंथ इज आर अपॉन में म्यू माइनस वन, आर अपॉन में म्यू माइनस वन, यानी कि बाई कॉन्वेक्स का डबल हो गया। एंड ऐसे ही अगर हमारे पास इस तरीके से हो तो इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी माइनस आर अपॉन में म्यू माइनस वन। ठीक है। तो ये चार फॉर्मूले हमारे बहुत सारे सवालों को हेल्प करते हैं, सॉल्व करने में मदद करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो केसेस है हमारे पास वो हैं जैसे कि अगर हम लोग अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेंस बना लेते हैं, और उसमें भी दो तरीके से, एक बार ऐसे लाइक दिस, लेट्स से कि दिस इज μ1, दिस इज μ2, दिस इज μ3, दिस इज μ4, दिस इज μ5। अगर हम 5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेंस बनाते हैं तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इमेज बनेंगी वो भी कितनी बनेंगी, 5 बनेंगी। लेकिन अगर हम लोग इसी को, क्योंकि भाई अलग अलग यहाँ पे अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से अलग अलग फोकल लेंथ होगी तो अलग अलग इमेज बनेंगी। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को अगर ऐसे कट करें, इस तरीके से ऐसे, अगर इस तरीके से ऐसे मीडियम को फिल करें, लेट्स से दिस इज μ1, दिस इज μ2, दिस इज μ3 एंड दिस इज μ4, इस केस में जो नंबर ऑफ इमेज बनेगी वो एक ही बनेगी। ठीक है। क्योंकि इसमें अलग अलग फोकल लेंथ नहीं आएंगी, फोकल लेंथ एक ही आएगी इसके अंदर। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट केस जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। देन केस 7, दैट इज न्यूटन्स फॉर्मूला इसके अंदर भी होता है बेटा, जैसा कि मिरर में था बिल्कुल वैसा ही इसके अंदर है, दैट इज f इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स बाई, यहाँ पे x हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस, ऐसे ही y इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फोकस, और f हो जाएगी फोकल लेंथ। ठीक है। 8th, डायमीटर ऑफ सन्स इमेज, अगर हम सन के इमेज के डायमीटर की बात करते हैं बेटा, तो अगर ये हमारे पास इस तरीके से एक सन है जिसका डायमीटर d है, तो अगर हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस रखते हैं तो उसकी फोकस पर उसकी इमेज बनेगी, तो यानी कि ये डिस्टेंस f होगा, ये हो जाएगा इसका d डैश, यानी कि इसका डायमीटर ऑफ द सन्स इमेज। एंड अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा d डैश इज इक्वल टू f थीटा। एंड अगर आप डिस्टेंस निकालने की बात करने लग जाएं तो लेट्स से दिस इज स्मॉल d, तो आप लिख पाएंगे भाई कैपिटल D बाई स्मॉल d, दिस इज इक्वल टू d डैश बाई f एंड दिस इज इक्वल टू थीटा। ठीक है। तो जो भी पैरामीटर्स आपको दिए होंगे उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा इसी के साथ। देन वी हैव पावर ऑफ लेंस। सो पावर ऑफ लेंस इज नोन एज नथिंग बट दिस इज द 1 अपॉन f, लेकिन इसको f को किस में रखना है, मीटर में रखना है, दैट इज मीटर। तो उसकी यूनिट जो आ जाती है वो आ जाती है दैट इज डायप्टर, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल D, एंड इज नथिंग बट मीटर इनवर्स। ठीक है। दिस इज नथिंग बट मीटर इनवर्स। सो फोकल लेंथ जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस की होती है बेटा वो पॉजिटिव होती है, तो पावर ऑफ जो कॉन्वेक्स लेंस होगी वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। फोकल लेंथ जो कॉनकेव की होती है वो नेगेटिव होती है, तो कॉनकेव की जो पावर होगी वो भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है। इन केस ऑफ मिरर, तो पावर ऑफ मिरर दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन में फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ये भी मीटर में रखी जाएगी, ठीक है। सो अब हमें पता है कि कॉनकेव की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, तो उसकी पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एंड जो कॉन्वेक्स है
उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो उसकी पावर क्या हो जाती है बेटा, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो पावर जो है बेसिकली हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग पावर, है ना। एंड फोकल लेंथ जो हमारे प्लेन मिरर की होती है दैट इज इनफाइनाइट, तो उसकी जो पावर हो जाती है बेटा वो 0 हो जाती है। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं बेटा। हमारे पास आता है कटिंग ऑफ लेंस। लेंस को कट करेंगे तो क्या होगा, तो हम दो तरीके से लेंस को कट कर सकते हैं। फर्स्ट इज लेट्स से कि अगर ये हमारे पास ऐसे लेंस है तो हम इसको अलोंग द प्रिंसिपल एक्सेस ही कट कर सकते हैं लाइक दिस। एंड अगर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सेस कट करते हैं तो अपने को दो हिस्से मिलेंगे, एक मिलेगा इस तरीके का और एक मिलेगा इस तरीके का। ठीक है, ना रेडियस कर्वेचर चेंज हुआ, ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ, तो बेटा फोकल लेंथ जो है, अगर इसकी फोकल लेंथ एफ थी तो इसकी फोकल लेंथ भी क्या रहेगी, एफ ही रहेगी। एंड अगर फोकल लेंथ चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब पावर भी क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। ठीक है, तो अगर इसकी पावर p थी तो इसकी पावर भी क्या होगी, p ही होगी। तो जब अलोंग द प्रिंसिपल एक्सेस कट करते हैं तो कुछ नहीं हो रहा है। नाउ सेकेंड इज कि अगर हमारे पास इसको हम लोग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सेस कट कर देते हैं, तो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सेस अगर कट करते हैं तो अगर इस तरीके से कट करते हैं तो अपने को दो हिस्से मिलेंगे लाइक दिस, एक इस तरीके का और एक इस तरीके का। ठीक है, एंड अगर इसकी फोकल लेंथ बेटा f थी तो इसकी फोकल लेंथ डबल हो जाएगी, दैट इज 2f। एंड अगर इसकी पावर p थी तो पावर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ डबल तो पावर हाफ। ओके, तो दो तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। देन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, बेटा कोई स्पेसिफिक थ्योरी नहीं है, डिपेंड्स ऑन द केस। सो डिपेंड्स ऑन द केस, इसके लिए आपको बेटा रिक्वायर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तब जाके आप इसको ठीक से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। सेम गोज विद दिस, अगर हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात करते हैं तो पहला कि थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, अगर थिन लेंस कॉन्टैक्ट में है, थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, अगर थिन लेंस कॉन्टैक्ट में है तो बेटा 1/f इक्विवेलेंट दिस इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, इस तरीके से आ जाएगा जितने भी लेंस कॉन्टैक्ट में होंगे। ठीक है, एंड यूज दिस विद साइन कन्वेंशन, यूज दिस विद साइन कन्वेंशन, आपको साइन कन्वेंशन का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। एंड अगर कांटेक्ट में ना हो, अगर कांटेक्ट में ना हो, लेट्स से लाइक दिस, इस तरीके से दो लेंस है और इनके बीच का सेपरेशन लेट्स से d है एंड इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, तो अब जो 1/f इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d f1 f2, इस तरीके से। ठीक है, और पावर के टर्म में लिखेंगे तो इक्विवेलेंट पावर इसकी हो जाएगी p1 प्लस p2 माइनस d टाइम्स ऑफ p1 p2। एंड लेट से इसके अगर लिखता हूं तो इक्विवेलेंट पावर हो जाएगी यहाँ पे p1 प्लस p2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज सिल्वरिंग ऑफ लेंस। तो अगर आप लेट से बेटा एक लेंस के एक साइड पे अगर आप सिल्वर कर देते हैं तो नाउ दिस बिकम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेंस प्लस मिरर, इस तरीके से। तो ऐसे केस में सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेटा इक्विवेलेंट पावर निकालनी पड़ेगी। एंड इक्विवेलेंट पावर इज नथिंग बट दैट इज ट्वाइस पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। एंड ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो है, ओवरऑल कॉम्बिनेशन बिहेव्स लाइक ए मिरर, बिहेव्स लाइक ए मिरर। एंड अगर मिरर की तरह काम कर रहा है तो बेटा पावर जो होती है मिरर की वो हो जाती है -1/f, तो दिस इज नथिंग बट -1 अपॉन में f इक्विवेलेंट। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो बेटा, इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकाल सकते हो कि इस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सिल्वरिंग ऑफ लेंस। सिल्वरिंग ऑफ लेंस का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी कर देता है सवाल को। ठीक है,
तो बच्चा लोग इसी के साथ हमारी आज की रिफ्रैक्शन जो है रे ऑप्टिक्स की वो समाप्त होती है। आई होप आप सभी लोगों के कॉन्सेप्ट एकदम से ब्रशअप हो गए होंगे, रिवाइज हो गया होगा पूरा कंप्लीट चैप्टर। अब चाहो तो आप इससे खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर्मूले एकदम तैयार हो चुके हैं, क्विक रिकैप हो चुका है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ठीक है, तो ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड देखते रहिए विन टू एक्सट्रीम।